तो गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग क्लास शुरू हो रहा है बेसिक मैथ्स का, यानी मैथ्स की क्लास बेसिकली हम लोग की स्टार्ट हो रही है। अब मैंने यहाँ बेसिक मैथ्स लिखा हुआ है। जैसे मैथ्स की 3 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ मैथ्स को। सबसे पहला होता है बेसिक मैथ्स, जो यहाँ पे हम लोग वैदिक टेक्निक्स जो है, यानी कि जो हमारे जो पुराने जमाने के जो ऋषि मुनियों ने जो सूत्र दे के गए हैं, ठीक है, जिन सूत्रों को समझना बहुत मुश्किल, लेकिन अभी तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, तो उन सब मेथड को यूज करके हम लोग कैलकुलेशन सीखेंगे, सबसे फास्टेस्ट कैलकुलेशन टेक्निक। क्योंकि आप कोई भी परीक्षा दे दो, चाहे आप बैंक का दो, चाहे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दो, या कोई भी परीक्षा आप जिसको उंगलियों पे गिन सकते हो, आप किसी भी परीक्षा के लिए अपियर हो जाओ, मैथ्स तो आपको फेस करना है। और मैथ्स में सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम बचाना, क्योंकि सिर्फ मैथ्स का सेक्शन नहीं होता है, इंग्लिश का सेक्शन होता है, रीजनिंग का भी सेक्शन होता है प्रीलिम्स में, मेंस में आपका जीके और करंट अफेयर भी ऐड हो जाता है, कंप्यूटर भी ऐड हो जाता है, यानी 4-5 सेक्शन एक साथ रहते हैं। यहाँ पे अगर आपने फास्टेस्ट कैलकुलेशन अगर नहीं किया, यानी कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू आर नॉट गोइंग टू यूज योर पेन एंड पेपर, यू हैव टू डू एवरी कैलकुलेशन, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशन इन योर ब्रेन। ये अभी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? बिकॉज वी आर नॉट हैबिचुएटेड ऑफ दैट थिंग। हम लोगों को वो आदत ही नहीं है। अब मैं तुमको सिंपल मल्टीप्लीकेशन में दूंगा ना, अभी 33 इंटू 19 तो नहीं होगा, ब्रेन में होगा? 33 इंटू 19, 33 गुना 19 नहीं होगा। लेकिन ये क्लास करने के बाद, ये जो बेसिक मैथ्स की जो क्लास है, जो वैदिक टेक्निक से हम सिखाएंगे आपको, ये क्लास करने के बाद हर वो कैलकुलेशन आप लोग ब्रेन में कर सकोगे। लेकिन ये क्लासेस आपको रेगुलर अटेंड भी करना होगा, देखना होगा और बार बार देखना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैथ्स हमारा बहुत वीक है, मैथ समझ में ही नहीं आता है। तो नाउ दिस इज द अपॉर्चुनिटी, टुडे इज द अपॉर्चुनिटी, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आपके पास ये शिकायत नहीं होनी चाहिए कि अब मेरे को मैथ्स नहीं आता है। तो ये सब तो नहीं चलेगा आप बोलने से। तो यहाँ पे तो एग्जाम में आपको टाइम बचाना होगा, बाकी सेक्शन के लिए मैथ्स आपका स्कोर करके देगा, ठीक है। तो और एक्यूरेसी मेंटेन करना है, स्पीड मेंटेन करना है। स्पीड और एक्यूरेसी मेंटेन होगा तो अटेम्प्ट आप ज्यादा क्वेश्चंस के कर पाओगे। अटेम्प्ट अगर ज्यादा होगा तो मेरिट में आप जितना ऊपर रहोगे, आपको बेटर चांसेस होंगे करियर में, ठीक है। तो आज मैं वैदिक टेक्निक्स के जो भी आप टेक्निक देखोगे सारे वैदिक ही हैं, कहीं कहीं हम बता देंगे, अभी तो वो सिंप्लीफाई करके बताएंगे। यहाँ पे हम लोग आज जो कवर करने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत लंबा है, ठीक है, सिर्फ आज खत्म नहीं होगा, ये बहुत लंबा है। सो हम लोग जो चैप्टर्स कवर्ड है इसके अंदर वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले तो आप नंबर को समझो क्या है, ठीक है। स्पीड मैथ उसके बाद आएगा, स्पीड मैथ कैसे करेंगे, फास्टेस्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स कई जगहों पे जो अभी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैदिक मैथ्स, और वैदिक मैथ में बहुत सारे सूत्र हैं जो सिंप्लीफाई करके आपको बताएंगे, जो आप मैथ्स करते वक्त आप यूज कर सकते हो। और नो पेन नो पेपर, यानी कि एनपीएनपी टेक्निक जो है, मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस आप ये जब क्लास करोगे तो आगे चल के क्या होगा, आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको पेन पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप ऑप्शंस को देख के, ठीक है ना, जो रॉन्ग ऑप्शंस है उसको आप एलिमिनेट करके राइट आंसर को अप्रोच कर सकते हो। यानी कि आप अप्रोक्सीमेशन सीखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है अप्रोक्सीमेशन। उसमें क्या होता है, आंसर आपको भले ही निकालना ना आता हो, लेकिन आप अप्रोक्सीमेट करके बता सकते हो कि आंसर हमारा किस वैल्यू के आसपास फॉल कर रहा है। इससे क्या होगा, एग्जाम में जब समय कम होता है ना, उस समय आपको कैलकुलेशन करके देता है कि आंसर लॉजिकल थी, लॉजिकल गेस बोलते हैं इसको हम लोग, कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब देखेंगे, ये सब कवर करेंगे। सीजन 1 एपिसोड 1 है आज का ये, ठीक है। सो लर्न मैथमेटिक्स लाइक नेवर बिफोर। हम कोशिश करेंगे कि इसको जैसा मैंने लिखा है उसी तरह से इसको पढ़ाया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहेगी तो आप कभी भी इसको देख सकते हो। तो नंबर सिस्टम में हम लोग का जो इंडियन नंबर सिस्टम है, जिसपे हम लोग वर्क करते हैं, ऐसे नंबर सिस्टम बहुत सारे हैं। जैसे कि कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। वो केवल 0 और 1 पे ही काम करता है। कंप्यूटर को मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, आप कुछ भी लिख के दे दो वो उसे 0 और 1 में कन्वर्ट करता है, तो उसे बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। वो उसके लिए वही लैंग्वेज समझ में आता है। हमें जो इंडियन नंबर सिस्टम में हमें जो काम करना है वो है हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें 10 नंबर की जरूरत होती है कैलकुलेशन करने के लिए, जो स्टार्ट होता है 0 से लेके 9 में। कितने नंबर की जरूरत होती है? 10 नंबर की जरूरत होती है। यानी इसका बेस कितना होता है? तो इसका बेस होता है हमारा 10। इसका बेस होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में, जो बेस होता है जिसके ऊपर हमको सारा काम करना है, वो कितना होता है? 10। और हमें इसमें 10 नंबर की जरूरत होती है। शुरू कहां से होता है?
जीरो से लेके कितना होता है 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ इंडिया का, जिसपे हम लोग को सारे मैथ्स करने हैं, इसके बाहर हम लोग को नहीं। एक और होता है इमेजिनरी नंबर सिस्टम, तो जो इमेजिनरी जो नंबर्स होते हैं वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमें उसको करना भी नहीं है, हमें उन्हें जानना भी नहीं है। जिसे जानना है हम उसे फोकस करेंगे। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि यही मौका है कि आपको मैथ्स नहीं आता है तो मैथ्स सीख लो, ठीक है। और चूंकि रिकॉर्डिंग रहेगी तो आपके पास बहुत ऑप्शन होगा कि आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। देखिए मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे 4236, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे एक चीज मैं एक मेंशन करना चाहता हूं, जिसे कहते हैं एक्सपांडेड फॉर्म। क्या कहते हैं? एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। ये क्लास 3 और क्लास 4 में इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाया जाता है कि नंबर को आप एक्सपांड करके समझिए कि नंबर आपसे कहता क्या है। बहुत सिंपल है, मैंने कहा ना बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, हालांकि इनकी जरूरत नहीं है, ऐसा जो सोच के पढ़ाते हैं वो गलत पढ़ाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे नहीं पता ना किस बच्चे का, कौन से स्टूडेंट का कौन सा बेस खराब है। शायद उसको ऐसा ही चाहिए कि एकदम शुरू से पढ़ाया जाए, पढ़ रहे हैं तो शुरू से पढ़ाया जाए, और मैं ऐसे ही पढ़ाता आया हूं आज तक। भले ही किसी और को, देखने वाले को लगे कि यार ये क्या पढ़ा रहा है, तो मुझे आता है, आपको आता होगा, लेकिन 145 करोड़ की जनसंख्या है भारत में, उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन है उनको तो नहीं आता ना कि ऐसा भी होता है, और सीखे भी हैं तो भूल चुके हैं। और ऐसा ही करके हमारे यहाँ से सिलेक्शन अगर हुए हैं तो मैं इसको छोड़ नहीं सकता है कि नहीं, क्योंकि ये सक्सेसफुल है मेरे लिए, तो जो मेरे लिए सक्सेस है वो आगे आपके लिए भी सक्सेस होगा। तो मैंने एक नंबर लिखा है 4236, और मैंने इसे क्या किया है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा है। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखने के लिए दो चीजों की बहुत जरूरत होती है जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। वो दो चीज क्या है? एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू, ठीक है। क्या होता है? एक प्लेस वैल्यू और एक फेस वैल्यू, दो बातें हैं। देखिए, एक होता है प्लेस वैल्यू और एक होती है फेस वैल्यू। अब ये दोनों क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको एक नंबर लिख के दिया यहाँ पे, मान लीजिए 3896, ये एक नंबर मैंने दिया, ये एक नंबर है, इसे क्या कहते हैं? एक नंबर, संख्या है, एक ही संख्या है ना, ये तो 3896 एक ही संख्या है। और ये संख्या कितने डिजिट से मिलके बनी है? तो आप कहोगे 4, है ना। ये जो चारों हैं इंडिविजुअली, ये 8 और ये 6, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम डिजिट्स कहते हैं। आपको हर चीज जानना है, हर चीज जानना है, किस गली में जाना है, गली में नाला है कि नहीं है, कंकड़ है कि नहीं, पत्थर है कि नहीं, साफ सुथरा है कि नहीं, हर चीज समझो, क्योंकि बेसिक है, ठीक है। तो ये 4 डिजिट से बना हुआ, ये क्या है? अ 4 डिजिट नंबर, इसे कहते हैं अ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का बना हुआ नंबर। तो 1 डिजिट का भी हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, इंफिनिट हो सकता है। मैंने आपको बोला कि जो 3896 है, आपसे पूछा गया कि इसमें जो ये 9 है ना, ये जो 9 है, आप इसकी प्लेस वैल्यू बताइए, ठीक है, और आप इसकी क्या बताइए? फेस वैल्यू बताइए। जब भी आपसे फेस वैल्यू पूछी जाएगी, फेस वैल्यू मींस द नंबर इटसेल्फ। फेस वैल्यू का क्या मतलब होता है? द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वही फेस वैल्यू है। तो नंबर कौन सा है? 9, तो इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 9। कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा 6 की फेस वैल्यू क्या है? तो 6। आपसे पूछेगा 3 और 8 की फेस वैल्यू क्या है? तो 3 और 8 ही है। और जब आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाएगा, तो प्लेस का मतलब है आप कहां बैठे हो। नंबर में, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, नंबर को जिस जगह पे आप बैठाते हो ना, उसकी वजह से उसकी पावर या तो बढ़ती है या तो घटती है। कैसे? बेस ऑफ 10 पे, बेस ऑफ 10 पे, बेस ऑफ 10 पे कैसे पावर बढ़ती है, हम अभी पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट लर्न में पढ़ाएंगे, पहले यहां देखते हैं। तो हमें पूछा है 9 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको राइट साइड से आपको लेफ्ट की ओर आना है 9 तक। तो अगर राइट साइड से आओगे तो आपको पता है ये कौन सी प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है। कौन से प्लेस पे है? वंस प्लेस पे। और ये कौन से प्लेस पे है? टेंस प्लेस पे है। हम समझा रहे हैं, टेंस प्लेस पे है। तो अगर ये टेंस प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा है, इसकी वैल्यू 10 टाइम्स ज्यादा है। तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 यानी कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी।
कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू कितनी है? 8 ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर आपसे जब पूछा जाएगा कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो अब इसके प्लेस देखो, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, यानी कि 8 का जो प्लेस वैल्यू है वो 100 टाइम्स ज्यादा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो क्या करेंगे? 8 इंटू 100, 8 इंटू 100। तो बताइए 8 का प्लेस वैल्यू कितना है? 800। 8 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 800। तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, खासकर टीचिंग एग्जाम में, सीटेट हुआ, डीएलएड की परीक्षा हो गई, किसी भी स्टेट का टेट का एग्जाम हो गया, वेस्ट बंगाल टेट में आ चुका है कितनी बार। तो हर चीज की वैल्यू है ना, आप धीरे से जब जड़ से ऊपर आओगे तब आप चीजों को सीखोगे बेहतर तरीके से। तो आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 का पूछेगा तो 3 किस प्लेस पे है? 1000 पे, यानी इसकी वैल्यू 1000 टाइम्स ज्यादा है, तो हम इसे लिखेंगे 3000। पर ये सारा वर्क करता है बेस ऑफ 10 पे। किस पे करता है? बेस ऑफ 10 पे। अब ये कैसे करता है बेस ऑफ 10 पे? हम लोग आते हैं, देखिए बात को समझिए। 4236 मैंने लिखा, अब यहां पे देखिए 6 को क्या लिखा गया है? 6, 3 को लिखा गया है 30, 2 को लिखा गया है 200 और 4 को लिखा गया है 4000। अब ये मैंने जो कहता हूं ना, ये बेस ऑफ 10 है। अब ये कैसे है जरा इसको ध्यान समझिए। इधर भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, आगे जितने भी नंबर आते जाएंगे सब पे ही 10 है, लेकिन यहां पे तो 6 लिखा गया है, इसका कोई जीरो तो है नहीं। इसका कारण ये होता है, देखिए कि ये जो बंदा है ये बैठा हुआ है वंस प्लेस पे। कहां बैठा हुआ है? वंस प्लेस से बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस 6 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 1 जा 6। आखिर सिखाया तो हमें ऐसे ही गया है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए क्यों नहीं है ऐसा। ये जो वंस प्लेस पे है, वंस, टेंस, 100 बोलते हैं, इसका बेस भी 10 है। कैसे है? देखिए इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 0, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर 0। जैसे ही आगे की ओर टेंस प्लेस पे आओगे, ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस है, यहां हो जाएगा 10 टू द पावर 1। जैसे ही और आगे आ जाओगे, ये कौन सी प्लेस है बताओ? ये 100th प्लेस है, 100th प्लेस है, और इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी बोलो? 10 टू द पावर स्क्वायर। जैसे ही आप आगे की ओर आओगे, ये कौन सा प्लेस है? 1000 का, ये 1000 का प्लेस है, यहां 10 की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर 3। अब जरा इसको समझिए, नहीं समझोगे तो चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है? देखो अब मैं कह रहा हूं, ये जो 10 टू द पावर 0 है, ये एक्चुअली जो लेसन आप पढ़ोगे वो एक्सपोनेंट जब पढ़ाएंगे आपको, वो भी बेसिक ही है। सर्ड्स एंड इंडाइसेस बोलते हैं, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, वो भी बेसिक मैथ में ही आता है। 10 टू द पावर 0, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो, तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? 1। कारण बताएंगे क्यों होती है। देखो अभी एक समझो, जैसे कि मैंने लिख दिया 3890 टू दी पावर 0। कितना लिख दिया मैंने? टू दी पावर 0। कुछ नहीं है बल्कि ये 1 है, कुछ नहीं है बल्कि ये 1 है। कुछ भी लिख दो, आप लिख दो a टू दी पावर 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। आप लिख दो a b टू दी पावर 0, कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब कारण समझो क्या हो। देखो 10 टू दी पावर 0 है, 10 टू दी पावर 0 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 10 टू दी पावर 1 माइनस 1, तो +1 -1 तो कट के 0 ही ना आएगा। 10 टू दी पावर 0 लिखना है, हमको 0 लाना है। ये तो मैथ्स है, मैथ्स में तो बहुत कुछ कर सकते हैं। +1 -1, प्लस माइनस माइनस, 1 1 कट जाएगा, 0 बचेगा। अब देखो मैं समझा रहा हूं, ये एक्सपोनेंट की बात है, थोड़ा बोल दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। 10 टू दी पावर 1 है, तो इसको लिख दिया मैंने 10 टू दी पावर 1। अब एक बात समझो, कोई भी वैल्यू जैसे कि a टू दी पावर -1, -1 मतलब -1, -2, -3, -4, एनी नंबर हो, लेकिन माइनस में हो। क्या में हो? माइनस में हो। और आपको बोला गया है कि जो पावर जो माइनस में है इसे पॉजिटिव कीजिए, माइनस में नहीं चाहिए। तो कैसे करते हैं? आपको पता है, कोई भी नंबर आप लिखते हो, जैसे कि आप लिख रहे हो 3, तो 3 अकेले नहीं है, हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। इसे हम लोग क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर।
तो नीचे अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब नीचे 1 है, क्योंकि हर नंबर को p बाई क्यू फॉर्म में लिखना जरूरी है, आगे पढ़ेंगे। तो 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 1 3 जा 3, ऊपर होगा 100, नीचे होगा 1, 100 जा 100 ही आएगा, सेम नंबर आएगा। तो इस नंबर के नीचे भी क्या है, 1 है, क्योंकि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। हर नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में ही होता है अगर ठीक से देखा जाए तो, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये माइनस में है, तो किसी भी पावर अगर माइनस में हो उसे अगर पॉजिटिव करना है तो उसको इन्वर्स कर दो। क्या कर दो, उसको इन्वर्स कर दो, यानी कि उल्टा कर दो। डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आएगा। यहां कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नंबर भी हो सकता है, जो भी होगा ऊपर चला जाएगा। तो इसकी वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी, 1 बाई ए टू द पावर 1। तब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। उसी तरह से आप देखो, मैंने लिखा यहाँ पे 2 टू द पावर -3। क्या लिखा मैंने, 2 टू द पावर -3। हम इसे कैसे लिख सकते हैं पॉजिटिव में, 1 बाई 2 टू द पावर 3 क्यूब, 1 बाई 2 टू द पावर क्यूब। आपको समझ में आया, मैंने माइनस को प्लस कर दिया। अब इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है, सिंपल बात है, आगे पढ़ेंगे एक्सपोनेंट में, ये पूरा पढ़ना है हम लोग को। तो देखो 10 की पावर है 1 +1, और 10 की पावर और एक क्या है, -1। तो 10 की पावर जो -1 है वो तो ऐसे है ना, ये जो 10 की पावर है ये ऐसे है -1। एक तो मैंने ले लिया 10 की पावर 1, एक कौन सा बचा हुआ है, 10 की पावर -1। तो इस -1 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताओ 10 टू द पावर जो -1 है, -1 इसको पॉजिटिव करने के लिए उल्टा करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 1। एक तो हुआ 10 टू द पावर 1, यहां लिख लिए, और एक लिखा मैं 10 टू द पावर -1 था, उसको मैंने क्या लिखा, ऐसे लिखा। क्योंकि एक्सपोनेंट में एक नियम है। एक्सपोनेंट में क्या नियम है, थोड़ा तुमको मैं बता ही देता हूं। जैसे देखो, ए कोई नंबर है, ए टू द पावर m, ठीक है, ए टू द पावर m डिवाइडेड ए टू द पावर n, इसे कहते हैं बेस। इसे क्या कहते हैं, बेस। ये बेस नंबर है। और इसे कहते हैं पावर कह लो, इंडाइसेस कह लो, कुछ भी कह लो। देखो बेस सेम है, पावर से मतलब नहीं है, पावर कुछ भी हो, बेस सेम है, और क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। और एक है ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n। अब बताओ, ये भी तो बेस है और ये भी क्या है, बेस है। ये क्या हो गया, पावर हो गया, इंडाइसेस हो गया। दोनों में फर्क ये है कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखनी है, बेस सेम होना चाहिए। बेस सेम तो कोई फायदा नहीं है, बेस सेम है, बेस सेम मैंने ए मतलब कोई भी नंबर ले लो, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 50 है तो यहाँ 50 है, यहाँ 22 है तो यहाँ भी 22 है, ऐसा कुछ। तो ये रूल्स कहता है, एक्सपोनेंट का रूल कहता है कि व्हेन द बेस इज सेम एंड इट इज मल्टीप्लाइड, जब बेस सेम हो और ये गुना हो रहा हो तो हमारा जो पावर होता है ना, वो ऐड हो जाता है, m प्लस n। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर क्यूब दिया हुआ है। अब बताओ बेस सेम है, बेस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 + 3, तो 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 मतलब 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो यार डिवाइड हो रहा है, तो अगर मल्टीप्लाई में अगर प्लस करना है तो डिवाइड में क्या करना है, माइनस, क्योंकि डिवाइड का मतलब ही होता है चीजों को घटाना। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, घटाना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं, a टू द पावर m माइनस n लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 टू द पावर क्यूब डिवाइडेड 3 टू द पावर स्क्वायर, ऐसे दिया हुआ है। अब देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 3 - 2 3 टू द पावर 1 यानी कि 3। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखो इतना समझ में आया, तो अब देखो मैं क्या कहना क्या चाहता हूं, जरा यहां पे देखो, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं पहले ताकि आपको मिलता रहे। ये कौन सा वाला है, ये वाला है, हाँ वो मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है। इस चीज को देखो, 10 टू द पावर 1 और -1, ये तो है। अगर ये माइनस हो रहा है पावर, तो पावर माइनस कब होता है, जब डिवाइड होता है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 1 डिवाइडेड 10 टू द पावर 1,
लिख सकते हैं? जब ऐसा लिखेंगे तभी तो इसको लिखेंगे ना, 10 to the power 1 - 1 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो डिवाइड हो रहा है इसे क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ये 10 to the power 1 और डिवाइड का मतलब नीचे 10 to the power 1। डिवाइड माने क्या? या तो ऐसे लिख दो डिवाइड का साइन देके, या फिर ऐसे लिख दो। समझ आ रहा ना? डिवाइड मतलब नीचे, डिवाइड के बाद जो नंबर होती है वो कहाँ आती है? नीचे आती है। तो वही मैं कह रहा हूं, एक है 10 का पावर +1, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 10 to the power 1 है जो नीचे है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस वाला पावर माइनस हो जाएगा ना, और माइनस है नीचे ले आऊं तो प्लस हो जाएगा। तो अगर ये माइनस में है तो नीचे ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 10 to the power 1 और ये 10 to the power -1 के लिए 10 to the power 1। अब बताओ ऊपर नीचे सेम है ना, तो काटेंगे तो कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। इसलिए किसी भी नंबर के ऊपर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है? 1 होती है। मुझे पूरा यकीन है मैं आपको समझा पाया। ये बात क्लियर हो गया? तो ठीक है। अगर ये बात देखो क्लियर ना हो तो बोल लेना, हाँ ठीक है, क्लियर ना हो तो बोल लेना, क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको एग्जाम देना है, मुझे तो नहीं देना, मेरा एग्जाम तो हो गया। ठीक है, हाँ जी, चलो कॉपी कर दिया हूँ, नोट से मिल जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, ये उसकी बाद वाली कॉपी है। चलो हो गया। इसलिए ये जो 6 की वैल्यू जो 1 होती है ना, ये कुछ नहीं है, 6 की वैल्यूएशन 10 to the power 0 है, और 10 to the power 0 कितनी होती? 1 होती है। इसलिए इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्चुअली से मल्टीप्लाई करते हैं 10 to the power 0 से, एंड 10 to the power 0 इज 1, एनी नंबर पावर 0 1, तो 6 की वैल्यूएशन 6 हो गई। और ये देखो 3 है, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1, 10 का पावर 1 में 10 को एक ही बार गुना करेंगे, तो 3 10 जा 30, 10 to the power 0 यानी कि 1 के बाद कितने 0 है? 2 0 है। 10 का पावर स्क्वायर यानी कि 100, 10 का पावर स्क्वायर मतलब 10 into 10, 10 स्क्वायर मतलब 10 into 10, 100। तो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। यहाँ 10 to the power क्यूब है, क्यूब माने क्या होता है कि इसमें कितने 0 है? 3 0 है, यानी कि 10 into 10 into 10, 10 का क्यूब मतलब 10 into 10 into 10। तो अगर हम 3 बार 10 लिखेंगे, 10 into 10 into 10, तो कितने 0 हो गए? 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 0 0 0, 3 0। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये हो गया ना, ठीक है। तो उसकी वैल्यूएशन कितनी हो गई? 4000। तो आपको समझना होगा कि यहां अगर 6 है, इसका मतलब इसकी जो बेस है वो 10 का 0 है, इसका बेस 10 का 1 है, इसका बेस 10 का 0 है, इसमें 2 10 है। आप समझो इसमें कितने 10 है? 2 10 है। इसमें कितने 10 है? 3 10 है। और इसमें अगर एक 0 है किसी भी नंबर में, और जो कितना कितना इंटरेस्टिंग है सीखना, अगर किसी नंबर में एक 0 है मतलब एक 10 है, 2 0 है मतलब 2 10 है, 3 0 है मतलब 3 10 है। और अगर 10 है किसी भी नंबर में, अगर 10 है, ये जो 0 है इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 into 10, और 10 कैसे बनता है? 2 into 5, 2 into 5। देखिए जब इस तरह से ऑपरेशन करना जो मैं सिखाऊंगा ना, आगे ना नंबर को आप पूरा फाड़ के देख सकते हो, उसको ऑपरेट करके देख सकते हो कि उसके अंदर आखिर कौन कौन घुसा हुआ है। और जिस दिन वो दिखना आपको स्टार्ट हो गया ना, जैसे 30 में आज आप देख लिए, कोई तुमको बोलेगा ए बता तो 30 का फैक्टर क्या होता है, 30 का फैक्टर क्या होता है, आप क्या करोगे? ऐसे निकालोगे। 30 लिखा मैंने तो एलसीएम करेंगे ना, पहले 2 से, क्योंकि इवन नंबर है, 2 से भाग करेंगे 15, 3 से भाग करेंगे 5, 5 से भाग करेंगे 1, तो अल्टीमेटली कितना आया? 2 into 3 into 5 इक्वल टू कितना होगा? 30। हमने यहाँ कुछ किया? हमने कुछ किया? एक 0 का मतलब 10 निकाल दिया, तो 3 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, 10 आ गया। और 10 हमेशा किससे बनता है? 2 into 5 से। मैं समझा पाया? क्लियर हुआ ना? हाँ, उसी तरह यहाँ पे 2 10 हो गया, यहाँ पे कितने हो गए? 3 10 हो गए। तो जब इस तरह समझोगे तो आसानी से आप चीजों को ऑपरेट कर पाओगे। इसका देखो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है, ए बी क्या है? ये एक वेरिएबल है। ये जो ए देखते हो, बी देखते हो, जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं है, तो ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, इसे कहते हैं वेरिएबल। लेकिन 2 की वैल्यू 2 ही होती है, 3 की वैल्यू 3 ही होती है, 4 की वैल्यू 4 ही होती है। ऐसे नंबर को कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्योंकि पता है 4 4 ही हो सकता है, 5 नहीं हो सकता, पर ए की वैल्यू मुझे पता नहीं है, हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो है वो क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये ए बी का क्या मतलब है? मैंने अभी कहा था आपको, ये ए बी, इसका मतलब होता है ए इंटू बी।
अगर ये a इंटू बी है तो इसकी वैल्यूएशन कितनी है 10 टू द पावर 0 और इसकी वैल्यूएशन कितनी है 10 टू द पावर 1। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 10a, कैसे लिख सकते हैं 10a लिख सकते हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 1 इंटू बी। कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू बी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा 38, सेम है 2 डिजिट नंबर। 38 एक नंबर है, किससे बना हुआ है? 2 डिजिट से। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 3 इंटू 10, क्योंकि ये किस प्लेस पे है? 10th प्लेस पे है, ठीक है। और प्लस 8 इंटू 1। तो बताइए 3 10 जा कितना हो गया 30 और 8 1 जा कितना हो गया 8, तो कितना हो गया 30। अल्टीमेटली यही आया, या हमने प्लस कर दिया वैल्यू को। तो हमने एक्सपांडेड फॉर्म में करके उसे क्या किया? प्लस किया, तो हमारा वैल्यूएशन कितना आया 30। अब ये जो ए बी है, एग्जाम में बोल सकता है इंटरचेंज द डिजिट। क्या बोलेगा? इंटरचेंज द डिजिट। तो इसका मतलब क्या होता है? देखो जरा समझो बात को। इंटरचेंज डिजिट का मतलब ये होता है कि जो ए बी है ना, इसे लिख दिया बी ए, यानी डिजिट्स ने अपना प्लेस चेंज कर लिया। प्लेस, अगर प्लेस चेंज करेगा तो फेस वैल्यू तो सेम रहेगा। ए की फेस वैल्यू यहां भी ए थी, ए की फेस वैल्यू यहां भी ए है। बी की फेस वैल्यू यहां भी सेम थी, यहां भी सेम थी, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज हो गया। अब बी की वैल्यू कितनी हो गई 10b, है ना, और ये क्या हो गया 1a, ठीक है। जैसे कि 38 है तो क्या लिख दिया मैंने इसको 83। 38 को अगर आप गलती से 83 लिख दोगे तो पहले समझो क्या है बात। तो इसे क्या बोलेंगे 8 इंटू 10, इसको बोलेंगे 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 3, तो कितना हो गया 83। आया सेम। तो इसमें सवाल कैसा पूछता है? इसमें सवाल ये पूछता है, आप इतना क्लियर हुआ? इसमें सवाल पता है क्या पूछता है? पूछता है कि भैया एक नंबर है, ठीक है, गलती से उस नंबर का डिजिट इंटरचेंज हो गया, तो ऐसा ना हो जाएगा? तो बताओ डिफरेंस कितना का आया? तो भैया अब जो नंबर है वो 83 बड़ा है, और कौन सा नंबर था 38, ठीक है। तो 13 में से 8 गया 5, 7 में से 3 गया 4, तो डिफरेंस कितना का आया 45 का। तो इस पे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, 2 डिजिट पे 3 डिजिट पे बन सकते हैं। सो देखो ये नंबर्स है, ये नंबर 38 नंबर है, 83 नंबर है, और इसके अंदर 3 और 8 इसके डिजिट्स हैं। तो दोनों क्या है 2 डिजिट नंबर है। क्या है 2 डिजिट नंबर। नाउ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड। तो 38 जो वंस पे था वो चला गया टेंस पे, जो टेंस पे था वो चला गया वंस पे, तो पूरी प्लेस वैल्यू ही तो बदल गई इनकी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आगे बताएंगे। अभी आपको सिर्फ हम बता रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहे हैं, समझो। अभी आपको कुछ नहीं आता है, समझो, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। हाँ इस पे थे हम लोग, फिर से आते हैं वापस। ओके, इसे कॉपी कर लेते हैं पहले। हाँ जी चलो, इसे हटाओ, ये हो गया हम लोगों। मैंने कॉपी कर दिया है, ठीक है, वो आपको वहां मिल जाएगा, नोट्स पे आपको मिल जाएगा। आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है आपका मैथ्स कैसा है। उसी के हिसाब से आप मेरे क्लास के प्रति रिस्पॉन्ड करोगे कि मुझे इस क्लास को कैसे देखना है, ठीक है। कुछ भी मिस होगा तो आपके पास ऑप्शन होगा देखने का, ठीक है। चलो नीचे एक नंबर है एबीसी, नीचे एक नंबर है एबीसी, 3 डिजिट नंबर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं 3 डिजिट नंबर। नंबर तो एक ही है, इसे हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ए इंटू 100, क्योंकि वो 100 प्लेस पे है, बी इंटू 10 10 प्लेस पे है, एंड सी इंटू 1। और ये सब मैंने सिखा दिया यहाँ पे आपको। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने आपको दिया 482। नाउ इट इज आल्सो अ 3 डिजिट नंबर, इट इज अ नंबर मेड विथ 3 डिजिट, मेड विथ 3 डिजिट। तो कैसे लिख सकते हैं बोलो जरा इसको? 4 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 एंड 2 इंटू 1 या 10 टू द पावर 0। तो ये कितना हो जाए? ये 400 हो गया, ये हमारा 80 हो गया, और ये हमारा 2 हो गया। तो हमारी वैल्यूएशन कितनी आई 482। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक से कोई नहीं पढ़ाएगा, वो सीधे लेसन स्टार्ट कर देगा। आज चलो पढ़ते हैं परसेंटेज, आज चलो पढ़ते हैं रेशियो। अरे क्यों पढ़े, गजब है, उसका बेस ही नहीं पता हम लोग को। आप मैथ्स कराते कराते सिखा दोगे वो अलग बात है, पर ये पहले करना होगा। पहले उंगलियों में जादू आना चाहिए, आपका ब्रेन आपका पूरा फ्लश हो जाना चाहिए, जितनी गंदगी थी फ्लश होनी पड़ेगी। ये 3 मैंने कहा 3 पार्ट है, एक हो गया बेसिक,
तो सब आ गया। सेकंड चले जाएंगे अरिथमेटिक, जब ये खत्म कहानी होगी। और तीसरा आएगा आपका एडवांस मैथमेटिक्स, ठीक है, वो बाद में। चलो ये कहानी खत्म हो गई, यहाँ पे क्लियर है, आगे देखते हैं। ये हो गया हम लोग का, ये भी देख लिए, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। आगे देखते हैं नंबर्स के बारे में समझते हैं, ठीक है। सॉरी, नंबर्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। तो मैंने कहा था ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये कहाँ है मुझे पता नहीं, हो सकता है हाई लेवल पे हो, इंजीनियरिंग लेवल पे पढ़ाते होंगे, कैलकुलस वगैरह और कई सारे नंबर में इमेजिनरी नंबर करते होंगे। हमें नहीं करना है, हमें किस नंबर पे फोकस करना है, रियल नंबर पे, ठीक है। तो रियल नंबर को देखो क्या किया है, रियल नंबर को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे, अभी कैटेगरी देख लेते हैं। तो रियल नंबर कैन बी कैटेगराइज इन टू पार्ट्स, रैशनल, इरैशनल। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, हम लोग कहते हैं यार तू जो कह रहा है ना ये रैशनल नहीं है, सिंपल भाषा में लॉजिकल नहीं है, तू फेंक रहा है। तो रैशनल वो चीजें होती हैं जो लॉजिकल होती हैं, जिसके बारे में आप जानते हो। तो एक होता है रैशनल और एक होता है उल्टा इरैशनल, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हो गया इंटेजर्स, ठीक है, जो होल वैल्यू होती है, उसके अंदर कोई फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होता है, कोई फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होता, होल वैल्यू 4 5 6 7 -1 -2 -3 4/2 ऐसा नहीं होता है, 3/4 ऐसे नहीं होता, 2/4 ऐसा नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। एक क्या होता है, फ्रैक्शंस, जिनको फर्दर तीन कैटेगरी प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इंटेजर को तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव। ये पूरा टेबल है। अब थोड़ा इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़, देखो रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। आप नंबर लाइन जानते हो, आप नंबर लाइन जानते हो भैया, ठीक है, आपने बचपन में ग्राफ वगैरह बनाते होगे तो पता है, या बीच में क्या होता है, याद करो क्या होता है, जीरो। और जीरो से जो आप राइट की ओर जाते हो, जब जीरो से आप राइट की ओर जाओगे टुवर्ड्स राइट, तो जो हमारे नंबर्स की जो वैल्यूएशन है वो पॉजिटिव आएंगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, अप टू कहां तक, थैनोस तक, है ना, अप टू कहां तक, थैनोस मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। मैं ऐसे नाम लेके बोल रहा हूँ, टुवर्ड्स इन्फिनिटी, बोलने का तरीका है, ठीक है, सीरियसली मत लेना, हाँ सर थैनोस तक ही बोले थे, ठीक है। अच्छा, और अगर हम टुवर्ड्स कहां आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे, कहां आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे, ठीक है। तो जीरो से अगर इस तरफ आओगे लेफ्ट, क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4, है ना, -5 अप टू इंफिनिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से जिस नंबर को हम फ्रैक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो जिन नंबर को आप फिजिकली नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हो, नंबर लाइन लाइक जीरो, देन आगे हो गया पॉजिटिव इंटीजर्स, और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर, दे आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है आपको बात। इरेशनल हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग आगे और आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो रैशनल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इंटीजर, पहले हम लोग इंटीजर पढ़ लेते हैं। तो इंटीजर को फर्दर तीन कैटेगरी है, एक है नेगेटिव, एक है जीरो, एक है पॉजिटिव। अभी मैंने आपको बताया नंबर लाइन पे जीरो के लेफ्ट साइड में जो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी, कोई लिमिट नहीं है, दे आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, होल वैल्यू है, कोई फ्रैक्शन पार्ट इसमें नहीं होता है, बार बार कह रहा हूं, इंटीजर में कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, होल वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर कौन होता है, जीरो, ठीक है, जो एकदम बीच में होता है, ठीक है। और तीसरा कौन होता है, तीसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव कहां होता है, जो जीरो के बाद है। तो जो जीरो के बाद है, आप कैसा नंबर देखो, 1 2 3 4 5 6, है ना, इन्हें हम क्या कहते हैं, एक तरह से कहते हैं काउंटिंग नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर ही है ना, गिनो तो बोले गिनो, कैसे गिनोगे, -1 -2 नहीं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, -1 -2 नहीं गिनते हैं, ठीक है ना। तीन कहते हैं काउंटिंग नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर जो होता है कहां शुरू होता है, 1 से, कहां शुरू होता है, 1 से, 1 2 3 4। और इन्हें ही काउंटिंग नंबर के अलावा, पॉजिटिव इंटीजर्स के अलावा और एक क्या नाम होता है, नेचुरल नंबर, और एक क्या नाम होता है ना। तो कोई भी आपसे पूछता है कि नेचुरल नंबर क्या है, सिंपल 1 2 3 4, जीरो से नहीं, 1 से स्टार्ट होने वाले सारे पॉजिटिव इंटीजर्स
सारे नेचुरल नंबर, सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें अगर जीरो के पहले ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के पहले अगर जीरो लगा दोगे, यानी आप कहां से बोलना स्टार्ट करोगे, जीरो से, 0 1 2 3 4, तो ये पूरा सेट जीरो से लेके इंफिनिटी तक, इसे कहेंगे होल नंबर। इसे क्या कहेंगे, होल नंबर। तो कोई पूछेगा होल नंबर क्या है, नंबर स्टार्टिंग विद जीरो। तो जीरो से जितने पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, 0 1 2 3 4, इसे कहते हैं होल नंबर, ठीक है। और जीरो हटा दोगे तो क्या बचेगा, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 को बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये सारे नोट्स आपके अवेलेबल है, आप टेंशन मत लो, अभी आगे का स्लाइड देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ, तो रियल नंबर को पार्ट बांटते हैं रैशनल, इरेशनल। रैशनल को दो पार्ट में, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। इंटीजर में है नेगेटिव इंटीजर, जीरो, एंड पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव को ही बोलते हैं नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर। जीरो से स्टार्ट करोगे तो होल नंबर भी हो गया। क्लियर हो गया। अब किस में आते हैं, चलो फ्रैक्शंस में आते हैं। फ्रैक्शन सीखो, क्योंकि सारा मैथ ही फ्रैक्शन है, सारा मैथ ही फ्रैक्शन में, ठीक है। अब समझो फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन तीन तरह का होता है। ये क्लास 6 की बुक में है, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड। क्लास 7 के बुक में है, बहुत सुंदर से है, बहुत सुंदर से, ठीक है। अब देखो क्या करना है, समझो जरा बात को। ओके, पहला कौन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं, एनी नंबर, आगे है, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम लोग p बटे q फॉर्म में ऐसे करके लिख सकते हैं, where this number is called न्यूमरेटर, क्या कहते हैं इसको, और इसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। बात को समझोगे, सारी डर निकल जाएगी मैथ की, लेकिन घबराने का नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो इसे कहते हैं न्यूमरेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर। ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप p by q फॉर्म में लिख सकते हो, एंड where q इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहां q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम 2/0 लिखोगे तो 0 2 को डिवाइड करने से क्या आएगा वो नहीं पता, वो कुछ भी हो सकता है। इसे कहते हैं अनडिफाइंड। क्या कहते हैं इसको, अनडिफाइंड कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। बहुत लोग जीरो लिख देते हैं, 0 2 0, जीरो के टेबल में कहा जीरो, जीरो सब जीरो ही तो होता है, तो क्या आता है वो अनडिफाइंड होता है। क्योंकि नीचे का नंबर अगर जीरो हो जाएगा तो ऊपर का कोई वैल्यू ही नहीं रहा, तब तो फ्रैक्शन ही नहीं बचा। फ्रैक्शन बचा नहीं बचा, इसलिए कहते हैं ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप p by q फॉर्म में तो लिखो, लेकिन q का मान जीरो ना हो, जीरो छोड़ के कुछ भी हो, जीरो छोड़ के कुछ भी हो। चलो अब पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं भैया, जरा देखो ध्यान से। पहला फ्रैक्शन है प्रॉपर, कह रहा है ये वो फ्रैक्शन है जिस फ्रैक्शन की वैल्यूएशन 1 से छोटी हो, जिस फ्रैक्शन की वैल्यूएशन 1 से छोटी हो। इसे दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, इसे दूसरी भाषा में कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन को दूसरी भाषा में कहते हैं ना फ्रैक्शन मतलब किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिखो, एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहां हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर। आगे इसके बारे में हमने लिखा है, फिर भी हम बता देते हैं। वेयर न्यूमरेटर is less than the denominator। कह रहा है कि जहां पे न्यूमरेटर यानी ऊपर का हर, हिंदी में कहते हैं हर, नीचे कहते हैं अंश, नहीं ऊपर को अंश बोलते हैं कि हर बोलते हैं, हाँ अंश और हर बोलते हैं, जो भी इंग्लिश में देखो, जहां ऊपर का न्यूमरेटर नीचे के डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, उसे कहते हैं क्या, फ्रैक्शन प्रॉपर। क्योंकि ऐसा होने पे जो फ्रैक्शन है ना, जो p by q है, इसकी जो वैल्यूएशन आएगी, वो लेस देन कितनी होगी, 1, एक से छोटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो बहुत आसान है भैया। पहला नंबर कौन सा है, 1/3। अब देखो ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अब देखो ऊपर का नंबर छोटा है कि नहीं है, ऊपर का नंबर छोटा होना चाहिए, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। ऐसा होने पे बताओ डिवाइड होगा, डिवाइड ही नहीं होगा क्योंकि ऊपर छोटा है ना। तो डिवाइड अगर नहीं होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी आएगी क्या में आएगी, डेसिमल में आएगी। क्या में आएगी, डेसिमल में। देखो 1 को 3 से कैसे भाग करते, एक बार ही बोलेंगे, पहले 3 0 0, 1 बचा, अब डेसिमल देंगे तो एक डेसिमल से कितने भी पॉइंट ले लो, 0 ले लो, 0
3 3 जा 9, फिर 1 बचा डेसिमल के लिए 0, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा डेसिमल के लिए 0, 3 3 जा 9, और इस तरह से ये चलता रहेगा। अब बताओ 0.333 अगर तुमको समझ में नहीं आता है तो मैं मैथ्स ऐसे समझाता हूं कि इसको 0.33 कभी मत बोलना, कभी मत बोलना, इसे बोलना अपने लोकल भाषा में। तुम लोग जो रुपया में बात करते हो ना, रुपया या फिर पैसा, अगर तुम इस भाषा में मैथ का बात बोलने लगे आज से तो तुम्हारा मैथ का भाई खत्म, बहुत ही खत्म। कैसे? इसे बोलेंगे भैया 33 पैसा है आपके पास, कितना बोलेंगे? इसे बोलेंगे 33 पैसा। अरे 33 पैसा तो 1 रुपया से कम होता है। बोले क्या मांग रहे हो यार, आज का जमाना में कहाँ मिलता है, पहले था 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 20 पैसा 10 पैसा बहुत होता था, है ना, षटकोण का होता था, ऐसा होता था, अब नहीं मिलता है। इसे ये नहीं कहना सर 0.33, सर 33 पैसे। अभी से बोलना स्टार्ट करो क्योंकि आगे हमारा सारा क्लास ऐसे ही होता है। तो बताओ 0.33 0.3 1 से छोटा है कि नहीं, है ना? तो ये ऑटोमेटिक है कि जब भी ऊपर छोटा होगा नीचे बड़ा होगा तो वैल्यू हमेशा डेसिमल में आएगा। और डेसिमल में 0 कुछ भी लिखो, 0 कुछ भी लिखो, कितनी होगी वैल्यू? हमेशा 1 से नीचे। 4/7 है, इसको हटा दे। देखो मैंने लिखा 4/7, हाँ, तो 4/7 कैसे डिवाइड होगा? अगर एटलीस्ट यह 7 भी होता तो बोलते 7 1 जा 7, तो वैल्यू हो गया 1। लेकिन यहां तो 4 है, ऊपर छोटा है, कहां से कटेगा? तो 4 लिखेंगे ऐसे, डिवाइड कर लो, 7 0 जा 0, 4 ही बचेगा ना, डेसिमल के लिए 0, कितना हो जाएगा? 7 5 जा 35, कितना बचेगा? 5, डेसिमल के लिए 0, 7 7 जा 49, कितना बचेगा? 1, डेसिमल के लिए 0, 7 1 जा 7, कितना बचेगा? 3, डेसिमल के लिए 0, 7 4 जा 28, कितना बचेगा? 2, और इस तरह से चलता रहेगा। तो 0 क्या पढ़ेंगे इसको? 57 पैसा। कितना पैसा? 57 पैसा। 57 है, 0.57 मतलब तुम बोल सकते हो 58 पैसा। अप्रोक्सीमेट करने के लिए बोलो सर 58 पैसे दे दीजिए अप्रोक्सीमेटली, 57 0.5714 हो रहा है सर, 58 पैसे राउंड फिगर, ठीक है ना? तो इसकी वैल्यू क्या है? 1 से छोटी है। तो आपको समझ में आया कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? सिंपल है, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो, वैल्यूएशन हमेशा 1 से नीचे आएगी। इसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जान के रखो, आगे बहुत काम आएगा, आंसर निकालने में काम आएगा, ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में काम आएगा, ठीक है? अब किस में आते हैं? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर ठीक उल्टा हो गया, इम्प्रॉपर अब डायरेक्ट लिखते हैं हम ऐसे, व्हेन द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो जो फ्रैक्शन होगा ना p/q, इसकी वैल्यूएशन जो है 1 से ज्यादा आएगी जब ऊपर का न्यूमरेटर नीचे वाले से बड़ा हो। उल्टा, इसका उल्टा है, ठीक है? देख लो क्या नंबर दिया है? 3/2, 3/2, 3/2 एक ही बात है, 3/2 3/2, 3/2। अब बताओ 3 में 2 को भाग करना है। मेरी एक बात समझो, बहुत सुंदर है बेसिक मैथ जो है ना, इतना मतलब पढ़ाने से मुझे ही मजा आ जाता है। एक स्टूडेंट बैठेगा ना तभी मेरे को उतना ही मजा आता है, जब 100 स्टूडेंट तभी उतना ही मजा आता है, ठीक है? देखो मैं सोचता हूँ क्या क्या पढ़ा दूं इन लोगों को। 3 है, 3 को डिवाइड करो, ठीक है? 2 1 जा 2, ये 2 कहता है कि तू तो 3 है, तेरे अंदर मैं जहां तक हूं वहां तक का हिस्सा तो मैं ले जाऊंगा, बाकी जो बचेगा तो मुझसे छोटा बचेगा, वो डेसिमल में हम लोग देख लेंगे। लेकिन 2 कहता है तेरे अंदर मैं जहां तक हूं, तू अगर इतना लंबा है और मैं यहां तक हूं तो यहां तक काट के ले जाऊंगा, पूरा होल पूरा हिस्सा जो बचेगा वो डेसिमल में जाएगा। तो कहां तक ले गया? 3 के अंदर 2 तक है कि नहीं है? तो 2 1 जा 2, कितना बचा? 1। अब तो ये छोटा हो गया, छोटा हो गया तो क्या आएगा?
डेसिमल आएगा, क्योंकि पुराना नंबर नया नंबर उतारेंगे तो पहले 0 देना पड़ेगा। 2 5 जा 10, तो बताओ ये कट जाएगा और हमारा रिमाइंडर जो है वो नील बचेगा। रिमाइंडर नहीं बचा, कट गया, तो इसकी वैल्यूएशन जो आई वो कितनी आई? नहीं, 1.5 रुपया। कितना रुपया? 1.5 रुपया। 1 रुपया 8 आना। मैथ का भाषा में बोलोगे तो मैथ तो करते तो आए हो आज जिंदगी भर, जब उसमें कुछ नहीं हुआ तो बदलो। अब कितना रुपया है? 1.5 रुपया बचा है। अब बताओ 1.5 रुपया 1 रुपया से बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एकदम सिंपल बात है, ऊपर का नंबर बड़ा कर दो, नीचे का नंबर छोटा कर दो, ठीक है? तो हमेशा वैल्यू जो है 1 से बड़ा आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब किस में आते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन का ही वैल्यू कितना होता है? 1 से बड़ा होता है। यानी ये दोनों सेम है, लेकिन ये मिक्स्ड क्यों है पढ़ते हैं। देखिए हाँ, ये जो मैंने बोला ना, यहाँ एक छोटी सी बात बोल देता हूँ। एक्चुअली ये डिवीजन में बोलने के लिए है, लेकिन थोड़ा बोल देता हूँ। 3 है ना, ये 2 है, नीचे के नंबर को देखो तो कौन है? 2। तो ऊपर के नंबर को ना इसके हिसाब से बांटो ताकि आराम से हमारा डिवीजन हो जाए। कैसे? 3 है ना, इसे ऐसे नहीं लिख सकते 2 + 1 लिख सकते हैं? 2 + 1/2 इसको लिख सकते हैं 2/2 + 1/2। ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा मैंने। देखो क्यों लिखा मैंने ऐसे, तब क्या होता है? 2 1 जा 2, और यहाँ क्या बचा? 1/2, और 1/2 माने आधा, 8 आना। 8 आना कैसे लिखते हैं रे? ऐसे। तो 1 रुपया 8 आना नहीं हुआ? 1 रुपया 8 आना 1.5 रुपया हुआ कि नहीं हुआ? आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि समझ में आ रही है? हमने क्या किया, ऊपर के नंबर को नीचे के रेंज में मैंने बांट दिया, ताकि जहां तक बांटो काटते 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 आसानी होगी आपको। डिवीजन में और सिखाएंगे अच्छे से, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब आते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कुछ नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, समझो बात को। इसमें एक होता है इंटेजर जो कि होल वैल्यू होती है, मैंने कहा था ना 2। तो ये 2 क्या है? इंटेजर है, इसमें कोई फ्रैक्शन का पार्ट है नहीं। और एक हिस्सा होता है फ्रैक्शन का। दोनों जब मिलते हैं इंटेजर प्लस फ्रैक्शन तो क्या बन जाता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो 1 से ज्यादा होने के लिए न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। देखो इसे कैसे पढ़ते हैं, सुन लो, एक ही बार बोलेंगे, बार बार नहीं बोलेंगे। लिखा हुआ है 2 इंटेजर 1/2। क्या बोलेंगे? 2 इंटेजर 1/2। हिंदी में बोलते हैं 2 पूर्णांक 1/2। या और बहुत लोग बोलते हैं 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, 2 पूर्णांक 1/2, 2 इंटेजर 1/2। किसी भाषा में बोले समझ जाना सर क्या बोल रहे हैं। क्या बोला मैंने? 2 इंटेजर 1/2, 2 सही 1/2, 2 पूर्णांक 1/2। ठीक है, इससे क्या करते हैं, इसे ठीक करो। तो इसको ये जो इंटेजर पार्ट है इसको डिनोमिनेटर से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, और ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो प्लस करते हैं। तो +1 कितना हो जाएगा? 5। तो ऊपर का 5 आ गया, नीचे का 2। अब देखो ऊपर हो गया बड़ा, नीचे हो गया छोटा। ठीक है, तो क्या करेंगे? डिवाइड हो जाएगा ना। 5 को 2 के रेंज में बांटो, कितना बांटेंगे? 4 + 1। सिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो देखो 2 2 जा 4, 4 के नीचे भी 2 है, 1 के नीचे भी 2 है। ठीक है, 2 2 जा 4, और ये हाफ बचा। 1/2 माने हाफ, हाफ माने कितना? 0.5। तो आ गया कि नहीं? मतलब सीधे भाग कर दिए ऐसे करके, ठीक है ना, कोई डरने वाली बात नहीं है। 2 2 जा 4, 1 बचा, पॉइंट के लिए 0, 2 5 जा कितना हो गया? 10। और किसी भी नंबर के नीचे 2 हो तो ये सब नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। नीचे 2 होने का मतलब होता है आप नंबर को आधा कर दीजिए। तो बताओ तुम्हारे पास कितना है? 5 रुपए। तो 5 रुपया का आधा कितना होता है? 2.5 रुपया। सिंपल हो गया ना, सिंपल हो गया। अगर मैं तुमको बोलूं कि भैया एक बताओ 49/2, अब थोड़ा सोचोगे, थोड़ा नहीं भी तो थोड़ा तो स्टॉपेज तो लग ही गया। क्या करोगे? यही तो गलती कर दी है।
तुमको मैंने बोला कि 49 का आधा बताओ, क्या जरूरी है? हम क्यों बताएंगे? अपने स्टाइल से बताएंगे। 49 रुपया तो बेजोड़ संख्या है। अगर 49 की जगह अगर मैंने लिखा होता 50, अब भी तुम लोग सर 25 बोलते ना। अगर मैं लिखता 48 तो कितना बोलते सर 24। तो ठीक है ना, तो मान लो ना कि 48 है। कितना मान लिए? 48 है। 48 है। अरे 48 का हाफ कितना होता है? 24। तो लिख दो ना 24। बचा कितना? 1 रुपया। अरे 1 रुपया का आधा कितना होता है? 8 आना। तो 8 आना लगा दे, यहाँ पे 8 आना यहाँ लगा दे, तो 24.5 होता है ना। 24 का डबल 48, 8 आना का डबल 1, 48 और 1 49। अच्छा बताओ तो, चलो सीख गया ना। बताओ 53 का आधा, इसे क्या मानेंगे? 52। 52 का आधा कितना होता है? तुम्हारे पापा ने तुमको 52 रुपया दिया, बोला भाई बहन में आधा आधा बांट ले। कितना बांटेगा 52 को? 26। 26 बांटा। बोला पापा 1 रुपया तो बच गया। तो क्या हुआ? तो 8 आना तुम लो और 8 आना तुम लो, हो गया। आ रही मेरी बात समझ में? अभी सिर्फ बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे हैं। ऐसा बहुत ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत सिंपल चीज है, लेकिन आपको बताता नहीं है ना कोई एहसास। मतलब क्या, मैं ये नहीं कह रहा आपको नहीं आता, मैं कह रहा हूं कोई एहसास नहीं दिलाता है कि हाँ ये भी करो। और कितना जरूरी है, बहुत जरूरी है ये सोच, ठीक है ना। तो बात वही है। तो 53/2 को समझेंगे कि ये 52 है। 52 का आधा हमको पता होता है 26, क्योंकि हमको आसान संख्या, हमारे ब्रेन को कैलकुलेट करना आसान लगता है। बच गया 1/2। 1/2 बचा, 1/2 आधा होता है भैया। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? आगे बढ़े क्या कि नहीं? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ अब देखो मैंने कहा था जो पॉजिटिव नंबर होता है, ये लाला ला भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। क्या पनौती है। कौन जाता है 7 समुंदर पार किसके पीछे पीछे? फालतू बात। ये नदी पार नहीं करेगा आदमी, 7 समुंदर जाएगा, सब बकवास है। और दूसरी बात, ये तैरना भी तो आना चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां मुझे काटना पड़ेगा डायलॉग साहब। पॉजिटिव नंबर मैंने कहा था क्या होता है? नेचुरल नंबर। जीरो के बाद जो होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर। और जीरो जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? होल नंबर। जीरो पहले आएगा एक्चुअली, जीरो प्लस नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होल नंबर, ये पता है, मैंने बताया। अब इस पॉजिटिव नंबर को 5 पार्ट में मैंने कैटेगराइज किया है। किस बुक में कितना है पता नहीं, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं। एक है इवन नंबर, एक हो गया ऑड नंबर, एक हो गया प्राइम नंबर, एक हो गया 1, एक हो गया कंपोजिट। इन सब के बारे में जानना जरूरी है। सो इवन नंबर, सो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से भाग होती हो। और 2 से कौन भाग होगा? 2 से हमारी वो संख्या भाग हो जाएगी, वो न, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, डिजिट्स की नहीं। डिजिट से बनने वाला नंबर, वो नंबर डिवाइड होगा जिसका लास्ट डिजिट, यानी कि जो यूनिट प्लेस पे है ना, जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसा कोई भी संख्या जिनके अंत में ये नंबर्स होते हैं वो 2 से डिवाइड होंगे। मैं लिख दिया आपको 9 9 3 7 6, अंतिम डिजिट कौन है? 6 है। अगर ये नंबर 6 से 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी किससे डिवाइड हो जाएगी? 2 से डिवाइड हो जाएगी। और ऐसे किसी भी नंबर को हम क्या कहते हैं? इवन नंबर, यानी कि सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं ऑड नंबर में। ठीक है, ऑड नंबर बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होती। सही बात है, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती है, वही क्या है? ऑड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। इसको घुमा के बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? ऐसी कोई भी संख्या
जिसे 2 से भाग तो हम देंगे क्योंकि वो कटेगा नहीं, 2 से भाग देंगे, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर वो बचेगा 1। ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से भाग नहीं जाएगी उसे हम ऑड कहते हैं, लेकिन 2 से अगर हम भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचेगा? हर केस में 1 बचेगा। कोई भी नंबर लो, 3 ही ले लो, तुम 3 को अगर 2 से भाग करोगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। आप 9 ले लो, 2 से भाग करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। आप ले लो 69 ले लो, इसको भी तुम भाग करो, देखो भाग करो, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, 9 है 8, तो रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो हर केस में ऑड नंबर वो होता है जो या तो 2 से भागना हो, या अगर आप भाग करना चाहें तो हर एक केस में कोई भी नंबर हो दुनिया का, अगर वो इवन नहीं है, 2 से भाग कर रहे हो, 1 अगर बच रहा है तो वो क्या है? ऑड नंबर है। कौन सा नंबर है? ऑड नंबर है। क्लियर हुई? इसे कहते हैं विषम संख्या। एकदम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? पता है प्राइम नंबर जो है इसे हिंदी में कहते हैं, समझने की जरूरत तो नहीं है, रूढ़ संख्या। कौन संख्या? रूढ़, मतलब रूठा रहता है हमेशा, इसको ना किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल नंबर। क्या कहते हैं? सॉरी इसे नहीं कहते यूनिवर्सल, 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल। प्राइम नंबर क्या होता है? एनी नंबर which can only be divisible by either by 1 or by itself। दुनिया की हर एक वो संख्या जो किसी और से भाग नहीं हो सकती है, केवल 2 ही संख्या से भाग हो सकती है। एक तो 1 से, तो 1 से दुनिया का हर नंबर भाग होता है, और एक खुद से, तो हर कोई खुद से भाग तो हो ही सकता है। जैसे 2, हमें पता है कि 2 इवन नंबर भी है, पर आपको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट इवन नंबर which is prime as well। वो सबसे छोटी इवन नंबर बताइए जो प्राइम भी है, तो वो कौन होगा? 2 होगा। देखो 2 किससे किससे भाग हो सकता है बोलो तो? एक तो 1 से भाग होगा ही, तो 1 से तो कोई भी भाग होगा, और 2 किससे भाग होगा? खुद से, 2 से। बताओ इन दोनों के अलावा दुनिया में कोई ऐसा नंबर पैदा हुआ है जो 2 को भाग कर दे? नहीं है, ठीक है। तुम 7 ले लो ना, 7 किससे भाग होगा? 1 से, और किससे भाग होगा? 7 से, ठीक है। तुम 11 ले लो ना, एक होगा 1 से, एक होगा 11 से। तुम 5 ले लो, 5 1 से भाग होगा और 5 से भाग होगा। यानी ऐसे नंबर्स जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एनी नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द फर्स्ट वन इज 1 एंड द सेकेंड वन इज द नंबर इटसेल्फ। दुनिया की ऐसी कोई भी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 जो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, और दूसरा वो नंबर खुद। तो हर नंबर अपना फैक्टर माने क्या? जो खुद को भाग कर दे, किसी को भी भाग कर दे उसे फैक्टर कहते हैं। नहीं समझा? जैसे कि 4 है, 4 को 1 से भाग कर सकते हैं, 4 को 2 से भाग कर सकते हैं, 4 को 4 से भाग कर सकते हैं। तो ये 1 2 और 4, इस 4 का क्या है? फैक्टर्स है, इसके अंदर घुसे हुए हैं, इनसे हम इसको भाग कर सकते हैं। आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, हाँ, इसे फैक्टर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है वो नंबर खुद। क्लियर हो गया? ठीक है, 1, तो 1 हो गया हमारा यूनिवर्सल नंबर, ये अलवेला नंबर है, ठीक है। किसी भी नंबर से गुना कर दो, किसी भी नंबर को भाग कर दो, किसी को छेड़छाड़ नहीं करता है। 90 बन जा 90, कोई काम है 1 का? 90 को 1 से डिवाइड करो, 190 जा 90, तब भी कितना आएगा? 90 ही आएगा। तो ये किसी का बुरा नहीं करता है, न्यूट्रल रहता है। भाई वो कहीं बैठा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुना कर दो तू वही रहेगा, मुझसे भाग करवा ले तभी तू वही रहेगा। तो यूनिवर्सल हुआ ना? कितना प्यारा नंबर है, बताओ। ऐसा आदमी को होना चाहिए, किसी को गुना कर दो तभी किसी का बुरा नहीं करेगा, भाग कर दो भी घटाएगा नहीं। मैंने गुना करने से ना तो बढ़ाएगा और ना ही भाग करने से घटाएगा, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब हर एक नंबर का 2 फैक्टर तो होता ही है, 1 और खुद, लेकिन इन दोनों के अलावा भी अगर कोई फैक्टर हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट। जैसे 4 ले लिया, तो 4 डिवाइड होगा 1 से, 2 से और 4 से। 6 डिवाइड किसे होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 6 से।
12 ले लो, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो बताओ, अब तुम जरा ध्यान देखो, देखो ये 4 का 1 और खुद तो होता ही है, इन दोनों के अलावा जो तीसरा कोई और अगर फैक्टर्स हो तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। 6 का देखो 1 और 6 तो है ही, 1 और 6 तो है ही, लेकिन इसके अलावा 2 भी है, 3 भी है, कंपोजिट नंबर। 12 को देखो 1 और 12 तो है ही, लेकिन इसके अलावा 2 से भी भाग होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। जिनके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, वो 2 नंबर कौन हो गए? 1 और इटसेल्फ। इसके अलावा और अगर फैक्टर्स हो जिनसे वो भाग हो जाते हो, डिवाइड हो जाते हो, ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया आपको? ये जानना जरूरी है, ठीक है? आगे अब मैंने सारा आपको नोट्स दे दिया है, जो आप लिख रहे थे ना, उसकी जरूरत नहीं थी। मेरे नोट्स में सब है, मेरे नोट्स में सब है। मैंने बोला नेचुरल नंबर क्या है, मैंने मुंह से बोल दिया है। अब देखो यहाँ, ऑल द काउंटिंग नंबर्स दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5, क्लियर? और ये नंबर लाइन पे किस तरफ होते हैं? टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स राइट। किसके बाद होते हैं? जीरो के बाद पॉजिटिव साइड में, राइट साइड में जितने भी नंबर सब काउंटिंग नंबर है, उन्हें ही नेचुरल नंबर कहते हैं, उन्हें ही पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। इवन नंबर, द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। ऐसे कोई भी नंबर जो 2 से पूरा पूरा भाग हो, एग्जैक्टली कहने का मतलब हो ऐसे भाग हो जाए कि रिमाइंडर कितना बचे? 0, 2 4 6 8, मैंने अभी बता दिया। ऑड नंबर, द नंबर विच लीव अ रिमाइंडर 1 when divided by 2 are called odd number। ऐसा कोई भी नंबर जिन्हें 2 से भाग करने पे रिमाइंडर हर एक केस में एक ही बचे, उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। या 2 से डिवाइड ही ना हो, डिवाइड हो भी तो एक बच जाए, ठीक है? तो जैसे कि 1 3 5 7 बहुत सारे नंबर है। प्राइम नंबर, इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ, इट इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ऐसा कोई भी नंबर जो किसी और नंबर से भाग ना होता हो, केवल किससे भाग होता हो? 1 से और खुद से, ऐसा नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। को प्राइम समझना बहुत जरूरी है। टू नंबर्स which have no common factor between them except one are said to be co-prime to each other. The two numbers individually may be prime or composite. ये चीज जरा सीखो, यहां पे ढक गया, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, अब दिख रहा है? ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर आपस में कॉमन ही ना हो, तुम्हारे पास जो है मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास जो है तुम्हारे पास नहीं है, मतलब हम में कुछ भी कॉमन नहीं है। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें 4 चीजें दी हैं और मेरे सेम पिताजी ने मुझे भी 4 चीजें दी हैं, पर ना तुम्हारा 4 मुझसे मिलता है ना मेरा 4 तुमसे मिलता, कुछ भी कॉमन है। तो मैं और तुम क्या हो गए? को प्राइम, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और इसमें जो 2 नंबर होते हैं ना, वो इंडिविजुअली, वो कैसे? वो इंडिविजुअली जो है प्राइम भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं, जरा बात को समझिए। मैंने आपको लिखा 3, हाँ, और एक लिखा, मैंने आपको लिखा मान लीजिए 4, 3 और 4, और आपसे पूछा गया कि अब बताओ कि भैया क्या ये को प्राइम है? ये पूछा गया आपसे। देखो 3 का फैक्टर कौन होता है? 1 और 3, 2 ही फैक्टर होते हैं। इसका मतलब ये है, ये तो अकेले अगर देखेंगे तो प्राइम है, ऑड नंबर तो है ही, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, ऑड नंबर तो है ही, साथ में क्या है? प्राइम भी है। 4 का देखिए, 1 है, 2 है और 4 है। तो एक तो बात है कि इवन तो है ही, जैसे कि ये ऑड भी है, प्राइम भी है। ये क्या है? इवन तो है ही, साथ में क्या है? कॉम्पोजिट है। को प्राइम क्या होता है? दोनों नंबर का तुमने फैक्टर निकाल दिया ना, इनके फैक्टर में केवल एक ही चीज कॉमन होगी, वो होगा 1। और कुछ मिल रहा है? यहां 3 है, यहां है नहीं, यहां 2 है, यहां है नहीं, यहां 4 है, यहां है नहीं।
अगर कुछ भी यहां 2 है और यहां भी 2 मिल गया तो वो को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। लेकिन ये आपस में क्या है, को प्राइम है। और मैंने क्या कहा था, इंडिविजुअली एक नंबर ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, को प्राइम हो सकता है, कॉम्पोजिट हो सकता है, लेकिन एक साथ जोड़े में वो को प्राइम होंगे। जैसे मैंने आपको बोला, चलो बताओ, मैंने आपको दिया, वही नंबर दे रहा हूं, 3 दे रहा हूं, ठीक है, और मैंने आपको 15 दे दिया और बोला बताइए ये को प्राइम है कि नहीं है। देखो तो हमने क्या सीखा था, फैक्टर देखेंगे, इसका 1 है और 3 है, 15 का 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। हम को प्राइम किसे कहते हैं, दो नंबर आपस में को प्राइम तभी हो सकते हैं जब उनके फैक्टर, एक भी फैक्टर आपस में कॉमन ना हो 1 के अलावा। तो 1 तो हर एक नंबर में कॉमन होता है, इसको तो काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। लेकिन देखो इसके फैक्टर में 3 यहां भी है और इसके फैक्टर में 3 यहां भी है, बोलो ये कॉमन मिला कि नहीं मिला। ये ऐसा फैक्टर है, मतलब ये एक ऐसा नंबर है, फैक्टर कॉमन होने का मतलब है 3 एक ऐसा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करता है, 3 को भी डिवाइड करता है। तो जब दोनों में एक नंबर कॉमन मिल गया तो ये आपस में को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो, क्या 3 4 को काट सकता है, क्या 3 के टेबल में 4 आता है, नहीं, क्या 4 के टेबल में 3 आता है, नहीं। लेकिन यहां देखो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, काट ही अगर दिया तुमने, ठीक है, तो आप कभी भी को प्राइम नहीं हो सकता। अच्छा बताओ क्यों कटा, कटता कोई नंबर तभी है अगर हम किसी नंबर से किसी दूसरे नंबर को काटते हैं, मतलब उसको रिड्यूस करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब जिस नंबर से काट रहे हैं ना वो नंबर उसके अंदर घुसा हुआ है। तो मैंने कहा था ना वो अपने हिस्से काट के लेके जाएगा। तो बताओ 15 में कहीं ना कहीं 3 था कि नहीं था। अब बताओ तुम 15 में से अगर 3 निकालोगे तो क्या बचेगा, 5, क्योंकि 3 5 जा 15। तो ये 3 इसके अंदर एक फैक्टर है, और अगर कोई भी किसी के अंदर फैक्टर घुसा हुआ है तो आपस में उस हद तक काट देगा। आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ क्लियर हुआ मेरा बात। तो इस ये को प्राइम नहीं है लेकिन ये को प्राइम है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्लियर हो गया पूरा चीज, ये नोट्स आपको दिया हुआ है। कॉम्पोजिट नंबर मैंने बता दिया, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर्स अलोंग विथ 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे कोई भी नंबर जो 1 और खुद के अलावा दूसरे किसी और भी नंबर से भाग हो जाते हो उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। होल नंबर मैंने कहा नेचुरल नंबर और अलोंग विथ 0, ये पूरा सेट क्या बन जाता है, होल नंबर। इंटीजर्स क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर्स एंड नेगेटिव्स जो 0 के इस तरफ होते हैं अलोंग विथ 0, ठीक है, ये सब क्या है, इंटीजर्स है, और इसमें कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं किसमें, रैशनल एंड इररेशनल। मैंने कहा था ना मैं आगे पढ़ाऊंगा, इसको नोट्स दूंगा। देखिए रैशनल एंड इररेशनल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers not a fraction, ठीक है, and q is not equal to 0, it is a rational number। ऐसा कोई भी नंबर जिसे p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 by 5 p by q फॉर्म में लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, लिख रहे हैं। 4 का मतलब 4 by 1 p by q, और q is not equal to 0, -6 तो -6 by 1 p by q where q is not equal to 0। तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, ठीक है। Numbers which are represented by non-terminating and non-recurring decimals are called irrational number, and these numbers cannot be represented on a number line। irrational number को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वहां केवल इंटीजर ही चाहिए, 0, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये क्या होते हैं, जो हमारे irrational नंबर होते हैं ना वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब इनकी वैल्यू डेसिमल में आती है और डेसिमल के बाद ये खत्म ही नहीं होते, ये जिंदगी भर चलते चले जाएंगे, इंफिनिटी तक जाएंगे। डेसिमल के बाद ये बंद नहीं होते, तो जो डेसिमल के बाद जो वैल्यूएशन खत्म ही नहीं होती, कहीं रुकती ही नहीं, उसे क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद वो रुक ही नहीं रही है। एंड नॉन रेकरिंग, देखो रेकर का मतलब होता है बार बार एक ही चीज आना, लेकिन इनके डेसिमल के बाद एक तो रुकता नहीं है, और दूसरा डेसिमल के बाद 2 के बाद कौन आएगा नहीं बोल सकते हो,
उसके बाद कौन आएगा नहीं बोल सकते हो, उसके बाद कौन आएगा नहीं, मतलब एक ही नंबर रिपीट नहीं होता है, कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है डेसिमल के बाद। यानी इररेशनल नंबर की क्वालिटी क्या है, एक तो ये डेसिमल के बाद खत्म ही नहीं होते, और डेसिमल के बाद आगे कौन सा नंबर आएगा ये हमें पता नहीं होता है, वो रिकरिंग नहीं होता है, नॉन रिकरिंग होता है, कुछ भी हो सकता है, रैंडमली कुछ भी आ सकता है, और ऐसे नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसे क्या कहते हैं, इररेशनल नंबर। जैसे कि √2, क्या बोलते हैं इसको, √2, 2 का वर्ग कितना आता है 1.414, पता नहीं आगे क्या क्या होकर चलता रहेगा, ठीक है। √3, लेकिन हाँ √2 और √3 की वैल्यू हमेशा याद रखो, क्योंकि आगे चल के ये बहुत काम आता है। आपको याद रखना है कि √2 मतलब 1.4, √3 मतलब 1.7, ज्यादा अप्रोक्सीमेट करना है तो √2 मतलब 1.41, √3 मतलब 1.73, ठीक है, क्लियर हुआ बात। तो ये दोनों वैल्यू याद रखना है, और ये आगे चलते चले जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, कौन सा आएगा पता नहीं। रियल नंबर, रैशनल और इररेशनल, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। और ये रियल नंबर्स क्या है, दीज नंबर्स रिप्रेजेंट द एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटीज, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमारे आसपास जो भौतिक चीजें होती है, जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को ये एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपका वेट कितना है, तो आप कुछ बोलोगे, या तो इंटीजर में बोलोगे, सर मेरा वेट है 72 किलो, सर मेरा वेट है 72.54, तो फ्रैक्शन में आ गया पार्ट, ठीक है। या हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। इनको एक मीनिंगफुल फिगर देने के लिए हमें रियल नंबर चाहिए, रैशनल नंबर भी चाहिए और इरेशनल नंबर भी चाहिए। और इरेशनल नंबर का इस्तेमाल ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा होता है, घर बनाने में बहुत ज्यादा होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा होता है। ये क्लियर हुआ। तो अब पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कंसंट्रेट करो यहाँ पे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से समझो एक तरह से मैथ्स अब शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है, मैथ्स शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, हम नंबर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। एक है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो जाओ, रुक जाओ, नॉन टर्मिनेटिंग, मत रुको, लेकिन रेकरिंग होते रहो, बार बार तुम ही आओ, मुझे पता होना चाहिए कि इसके बाद तुम ही आओगे। तीसरा है मत रुको, नॉन टर्मिनेटिंग, और दूसरा नॉन रेकरिंग, मुझे नहीं पता कि आगे कौन आने वाला है, एक तो रुकेगा नहीं और आगे वो क्या करेगा मुझे पता नहीं। इसका मतलब है एक ऐसा बच्चा जो मुझे मालूम है बदमाशी कहां तक करेगा, रुक जाएगा। ये ऐसा बच्चा जो रुकेगा नहीं लेकिन पता है कि आगे क्या करने वाला है। ये ऐसा बच्चा जो एक तो रुकेगा भी नहीं और आगे पता नहीं क्या करेगा वो भी नहीं मालूम है। अब क्लियर हुआ, तीन भाषा में समझा दिए, अब आसान हो जाएगा। देखो यहां मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं फ्रैक्शन से, बहुत ध्यान से देखिए। हाँ जी, नंबर्स क्या है, 1/2 -3/4 3/8 1/3 -1/7 7/12 4/1 -6/1 5/1। और आप फ्रैक्शन तो पहचान ही सकते हो, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा तो प्रॉपर, छोटा बड़ा प्रॉपर है ना, सब छोटा बड़ा सब प्रॉपर ही है। नहीं, यहां बड़ा है तो बड़ा होने से क्या होगा, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड दोनों एक ही आता है, इसकी वैल्यूएशन 1 से बड़ी होती है। खैर 1/2, यहां देखो 1/2 डेसिमल में कितना आएगा 0.5, 0.5 के बाद कुछ भी आएगा नहीं, खत्म हो जाता है। पॉइंट के बाद 5 आता है, खत्म हो जाता है। कैसे आता है देखो, तुमको पता है हाफ माने 8 आना, हाफ माने 8 आना, पर डिवाइड कैसे करते हैं, जब भी ऊपर छोटा नंबर हो, छोटी सी बहुत छोटी सी बात है पर मुझे लगता है कि अब सच में बहुत जबरदस्त है, ऊपर छोटा हो नीचे बड़ा हो डिवाइड नहीं होगा, तो इसको 1 नहीं मानना है। ऊपर कुछ भी हो छोटा अगर है तो उसे वो नहीं मानना, उसको 0 के साथ रख के मानना। ये कितना हो गया 10, कितना हो गया, तो इसे मानना है 10। इसे अगर 10 मानोगे मन में तो क्या ये नहीं कट जाएगा, और कितना 0 डाला था तो यहां पर डेसिमल लग गया। मेरी बात समझ में आई, बताओ 3 छोटा है ना, तुम बताओ कटेगा 4 से नहीं, तो 3 को कितना मानना है
30। जैसे ही इसको 30 मानोगे मन में, तो बताओ 4 7 जा 28, कितना बचा? 2 नहीं बचा, 20। 2 तो नहीं कटेगा ना, 2 तो नहीं कटेगा 4 से, 2 माने 20, तो 4 5 जा 20, और यहाँ पे तुमने 3 को 30 माना था तो डेसिमल आ गया, तो आ गया 0.75। ये कितना है? नहीं कटेगा, कितना मानेंगे? 30। चलो 8 3 जा 24, कितना बचा? 6, पर 6 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? 60, तो 8 7 56, 8 7 जा 56, कितना बचा? 4, 4 नहीं 40, 8 5 जा 40, और यहां डेसिमल। आसान हो जाता है, ठीक है। ये 1 नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 10, तो बताओ 3 3 जा 9, फिर 1 बचा माने 10, 3 3 जा 9, फिर 1 बचा 10, 3 3 जा 9, ये चलता चला जाएगा, ये नहीं रुकेगा, क्योंकि हर बार एक ही बचेगा और हर बार 0.3 ही आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से देखो, मैंने सबको मैंने यहाँ पर डिवाइड करके इनकी वैल्यूएशन मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दी है। 4/1 तो 1 4 जा 4, 1 6 जा 6, ये तो होल वैल्यू आ गई, 1 5 जा 5, ये तो इजी है। अब मैंने क्यों लिखा, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि इससे आपको एग्जाम में अप्रोक्सीमेट करके कई सवालों के जवाब सिर्फ ऑप्शंस देख के मिल जाएंगे, ठीक है। जो मेरे यहाँ के काफी स्टूडेंट करके आज एसबीआई में पीओ है, क्लर्क है, आईबीपीएस में सिलेक्शन हो रखा है, पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हो रखा है, तो 24 में 4 का सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। देखो ये कट गया, 0.5 के बाद कुछ भी आ रहा है, डेसिमल के बाद एक नंबर आया फिक्स्ड, खत्म, इसे क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा, अब आगे कुछ नहीं जाएगा। यहां भी पॉइंट के बाद 75 आया, खत्म, कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग। यहां भी पॉइंट के बाद 375, इसका कोई भी नंबर आएगा नहीं, कौन सा नंबर? टर्मिनेटिंग। यानी 1/2 माइनस 3/4 3/8, ये सारे कौन सा नंबर है? टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद एक फिक्स नंबर आने के बाद ये बंद हो जाते हैं, ये आगे नहीं जाएंगे, इनकी पूरी वैल्यूएशन इतनी ही है। लेकिन जैसे ही हम 1/3 में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये पॉइंट के बाद 3 3 3 3 3 और डॉट 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 का मतलब ये होता है कि ये इंफिनिटी तक 3 आते चले जाएंगे। क्या आ जाएंगे? 3 आते। तो बताओ क्या ये डेसिमल के बाद बंद हो रहे हैं? अगर ये बंद नहीं हो रहे हैं तो इन्हें हम टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद सीना ठोक कर मैं कह सकता हूं कि कौन सा नंबर आएगा? 3 3 3 3 आता चला जाएगा। मुझे पता है कि आगे कौन सा नंबर रेकर होगा, कौन सा नंबर रेकर होगा। तो एक तो ये बंद नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और मुझे पता है आगे का नंबर क्या आएगा, तो ये क्या हो गया? रेकरिंग। तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर। 1/7 बहुत खूबसूरत नंबर है, साइकिल जैसा नंबर है, एक गोल चलता है, फिर से वही नंबर फिर गोल चलेगा। देखो डेसिमल के बाद आएगा 1 4 2 8 5 7 डॉट 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 डॉट, फिर क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, फिर क्या आएगा? 1 4 2 8 5 7, और ऐसा ही साइकिल, ये 6 नंबर का साइकिल ये चलता चला जाता है। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और हमें पता है कि जैसे ही 7 आएगा, 7 के बाद क्या आएगा? 1, 1 के बाद 4 2 8 5 7, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और क्या है? रेकरिंग भी है। और हाँ ये हो गया। इसको देखो 7/12 0.58 आया, और उसके बाद कौन सा नंबर रिपीट हो चला गया? 3 3 3 3 3, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रेकरिंग भी है। ये भी क्या है? 4.0, खत्म हो गया, टर्मिनेटिंग। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। ये भी क्या है? टर्मिनेटिंग। आपको मेरी बात समझ में है? दूसरी बात, जो छोटी सी बात है लेकिन बताना जरूरी है, आपको पता है कि 0 के बाद 3 एक ऐसा नंबर है जो इंफिनिटी तक जाएगा, तो इसे हम इतना लंबा तो नहीं लिख सकते, हम इसे लिखेंगे 0.3 के ऊपर बार, 0.3 बार साइन। तो जिसके ऊपर बार होता है, मैथ्स की भाषा में हम उसे ये कहते हैं कि ये जो नंबर जिसके ऊपर बार होगा वो नंबर रिपीट होता चला जाएगा। इसका पर ये लिख दिया। इसे कैसे लिखेंगे? इसे ऐसे लिखेंगे 0.1428 एंड 7, ये पूरे के ऊपर बार होगा, क्योंकि आगे फिर कौन आएगा? 142857, तो ये पूरा सेट रिपीट होगा। क्या होगा? पूरा सेट रिपीट होगा। ये इसको बताने का तरीका है। इसे कैसे बताएंगे बोलो जरा? 0.583 के ऊपर बार, 58 के ऊपर नहीं, क्योंकि 58 तो खत्म हो गया। रिपीट कौन होगा? सिर्फ 3, तो 3 के ऊपर बार होगा, सिर्फ 3 के ऊपर बार होगा। तो ऐसे नंबर को हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर हुआ?
और अब आते हैं हम लोग नीचे वाले में, जो बंद भी नहीं होगा और पता नहीं आगे कौन सा नंबर आएगा, नहीं बोल सकते। देखो यहाँ का नंबर है पाई, बहुत फेमस वैल्यू है ज्योमेट्री में, और पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 22/7। एक्चुअली इसकी वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये जो पाई की वैल्यू लिखते हो ना 22/7, ये एक्चुअली क्या है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। कौन सी वैल्यू, लगभग माना गया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो 22/7 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो पता है ना 7 तिया कितना होगा 21, तो 3 आ गया, कितना बचा 1, 1 मतलब 10, तो फिर 7 1 जा 7, 3 बचा, 3 मतलब 30, 7 7 चौके 28, 7 4 जा 28, 2 बचा, 2 मतलब 1 बचा, एक दो ही बचा। यहां पे देखो डेसिमल के बाद 1 4 1 5 9 1 3 4 7 6, कुछ भी तुमको सिस्टम दिख रहा है? आगे कौन सा नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, वो डिवाइड करके पता लगाना पड़ेगा। तुम यहाँ ऐसे नहीं बोल सकते हो कि हाँ ये नंबर रिपीट होगा, वो नंबर रिपीट होगा। तो एक तो डेसिमल के बाद ये नंबर्स आने बंद नहीं होते, और दूसरी बात आगे कौन सा नंबर आएगा वी आर नॉट श्योर ऑफ दैट, हमें पता नहीं होता वो नंबर कौन से होते हैं। तो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है। क्लियर हो गया बात? ठीक है, तो उसी तरह √2 भी देखो 1.4142, पता नहीं आगे क्या होगा। √3 1.732, पता नहीं आगे क्या होगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं, तो जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ऐसे ही नंबर को इर्रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अब बोलो, समझ में आया इरेशनल नंबर क्या है? तो जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन रिकरिंग भी हो। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बता दिया, किसी किताब की जरूरत नहीं है, किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं है समझने के लिए कि रैशनल क्या है और इरेशनल क्या है। आज से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखें। अच्छा वहां तो वो तो खत्म हो गया वहां पे। यहाँ पे कुछ मैंने अलजेब्रा में भी आएंगे। इस स्लाइड में खाली क्या लिखा है मैंने, अलजेब्रिक फॉर्मूले। क्या लिखा है मैंने, अलजेब्रिक फॉर्मूले, जो आपको जब मैं नोट्स दे दूंगा आज में तो आपको नोट डाउन करना है, बस याद करना है। हालांकि जब मैं कराऊंगा ना अलजेब्रा तो आपको ये सारे याद भी करने नहीं होंगे। मैथ्स करते 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 अलजेब्रा आपके बैंक में नहीं आता है। अलजेब्रा केवल बैंकिंग के सारे परीक्षाओं, इंश्योरेंस की सारी परीक्षाओं, आरबीआई की सारी परीक्षाओं को छोड़ के सिर्फ एसएससी सीजीएल की मेंस की परीक्षा में आता है, एडवांस जिसे कहते हैं। ठीक है, a² - b², a + b इंटू a - b, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस तरह से मैंने यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है। इसके अलावा भी कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि जब मैं आपको अलजेब्रा कराऊं तो क्या मैं आपको फॉर्मूला से ही कराऊं? नहीं, हो सकता है मैं फॉर्मूला यूज ही ना करूं और अलजेब्रा के हर क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल दूं, लेकिन फिर भी इवन इन दैट केस आपको हर फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जैसे आप माध्यमिक के समय आप इसको पढ़ते थे, याद करते थे। और जितने ज्यादा सवाल करोगे फॉर्मूला अपने आप दिमाग में बैठता चला जाएगा। खैर यहाँ इसे कुछ करना नहीं है हम लोग को। चलो हाँ, इसे देखना होगा आज थोड़ा सा, ज्यादा लंबा सेशन नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये आपके नंबर सिस्टम को पार करते हुए थोड़ा थोड़ा हम लोग अब स्पीड मैथ में आ गए। कहाँ आ गए? स्पीड मैथ में। देखो सिंपल सा टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, जान ले लेता है ये। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, जब वो इक्वेशन बनाते हो तो सॉल्व होने के बाद नीचे प्लस और माइनस ही तो बचता है। कैसे करोगे, किसी के 5 सेकंड बच जाते हैं, किसी के 15 बच जाते हैं, किसी के 30 सेकंड बच जाते हैं। देखो बोला है 1529 को 614 के साथ प्लस करो। मैं सिखाऊंगा कैसे करना है। मैं जो इस पे बहुत सारे मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, क्योंकि ये तुमको लग रहा है जोड़ना घटाना है। मैं क्वेश्चन दूंगा लेकिन टाइमर चलेगा, और उस टाइमर में इतने सेकंड के अंदर आपको सॉल्व करना है, वरना जोड़ तो कोई भी लेगा। फायदा क्या है? टेक्निक समझो। देखो ये क्या है, 1529 रुपए है। पापा ने कितने रुपए दिए शॉपिंग करने के लिए? 1529। मुझे और कितने चाहिए? समझो, इसे ऐसे लिख सकते हैं, मैं भी लिख रहा हूं पर करना कैसे है बाद में बताऊंगा। इसे लिख सकते हैं हम लोग, बहुत सारे तरीके हैं रे, जैसे कि 1000, ठीक है, फिर कैसे 500, फिर कैसे 20, और ये कितना हो गया 9।
ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 10 और ये कितना हो गया 4। लग रहा है सर ने क्या लिख दिया है? यही तो बेस है, यही फाउंडेशन है। ठीक है, देखो अब अगर मैं तुमको जोड़ने के लिए कहूं तो देखो यहाँ पे 1000 रुपए हमारे पास है और 600 भी है, 1600 हो गए और यहाँ 500 हो गए, तो 2100 मेरे पॉकेट में 2100 रुपए है। साला हिसाब खाली किसा करना है, खुजरा रुपया का, वही दिमाग चाटता है बड़ा बड़ा। अब मैं आज इस यहाँ खड़ा हूं, आज एक बोल देता हूं, कोई भी जोड़ो घटाओ गुना करो भाग करो, बड़ा बड़ा नोट बनाने का कोशिश करो, ऐसे नोट जिसमें ना कम से कम 1 जीरो तो हो, 2 जीरो हो तो और मजा, 3 जीरो हो तो और मजा। बड़े बड़े नोट बना लो, ठीक है, और कोशिश करो कि जीरो में उसे ये करने का। ये बोलता है 20 रुपया और यहाँ पे है 10 रुपया, 30 रुपया हो गया मेरे पास। 30 रुपए में हमको 9 रुपया और दे दिए तो हो गया 39, और यहां से 1 रुपया ले लो 40, तो बचा कितना 3, तो कितना हो गया 43। 39 और 4 जोड़ोगे ना तभी तो आसानी से बोल दोगे 43, पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जहां पे पहले जीरो बनाओ। 39 + 1 40 बचा 3, अरे 40 + 3 43, बट 39 + 4 थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हल्का सा मुश्किल हो जाता है। तो यहां हमारा आंसर कितना हो गया रे 15 6 21, 20 और 10 30, हाँ यानी कि 43, 2143। यहां कैसे करना है देखो, कोई बड़ी बात नहीं बोलने जा रहा हूं मैं। यहां पे बड़ा नोट कौन सा है 1500 का है, और यहां बड़ा नोट कौन सा है 600 का। तो बताओ तुमको अगर मैं प्लेस वैल्यू नहीं बताता, फेस वैल्यू नहीं बताता, तो तुमको समझ में नहीं आता कि ये 1500 है। देखो अगर मैं 5 to 9 को भूल जाऊं तुम बोलोगे सर ये 1000 है, लेकिन अगर मैं 15 को देखूं तो 15 का प्लेस वैल्यू कितना है, वंस टेंस, और इसको मैं एक ही पकड़ रहा हूं, तो वंस टेंस 100, तो कितना 100 1500, वंस टेंस 100, ये कितना हो गया 600। तो बताओ 15 और +6 21 नहीं होता है, होता है। यहां कितना है 29, 29 अगर पकड़ा तो खत्म कहानी। आपको 29 नहीं पकड़ना है। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनो, ये 29 नहीं है 30 है। कितना है, अभी ले लो ना 1 रुपया, बाद में हटा देंगे, अभी ले लो बाद में हटा देंगे। ये 30 रुपया जैसे ही बोलोगे 30 + 14, अरे आसान होता है 44। कितना एक्स्ट्रा लिए थे 1 रुपया, दे दो, कितना बचा 43। लेकिन जहां तुम 29 को 14 में जोड़ने जाओगे ना किसी से गलती होगा। इस जगह क्या हो गया, माइंड को तुमने आसान कर दिया ना, माइंड को बोला माइंड जोड़ तो इसको, क्या दिया तुम 30 10 40 44, फिर बोला माइंड को बोला जोड़ तो इसको, थोड़ा सोचेगा, कहीं ना कहीं जाकर थोड़ा सा पिन होगा, अच्छा क्या दे दिया 29, अच्छा हाँ 9 4 13, हाथ में 1 1 और 1 2 2 4, ऐसा वाला काम करेगा। मैं जाना ही नहीं है, हमें नहीं जाना है। 29 को मानेंगे 30 भैया, तो 30 और 10 40, 30 और 10 40 + 4 44, 1 रुपया उधार लिए थे, दे दे, कितना बचा 43। आ जाओ इसमें एग्जाम्पल देता हूं, कितने रुपए हैं, ये कौन सा रुपया तुम 796 क्या होता है, या तो इंग्लिश बोल नहीं तो हिंदी बोल। 796 गजब आदमी है भाई, नहीं 796 नहीं है, जैसे तुम बोलेगा 796 तुम्हारा मैथ खत्म। आपको इसको पकड़ना है 800। मान लो मैंने ये दिए ही नहीं थे, तब तुम्हारे लिए आसान था कि नहीं, क्योंकि तुम क्या करते 800 और 400 1200 57, खत्म। तो तुम्हारे पास था 796, तुमने मेघा से 4 रुपए उधार ले लिए, मेघा तब झपड़ मड़ के ले लेगी 4 रुपए बाद में, वो बात की बात है। तो 800 मान लिए, बताओ 800 और 400 1257, और 4 रुपए उधार लिए थे, दे दे, कितना बचा 53, खत्म। तुम खुद मुझे बताओ, कसम से बताओ, इसको ऐड करने बोलते तो इतना आसान होता। मैंने सिर्फ आपका एटीट्यूड और देखने का नजरिया को बदला, इतना ही तो किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं किया मैंने। इतना ही कर लोगे तो शायद मेरी जरूरत भी नहीं पड़ेगी पढ़ने के बाद, सब कुछ खुद से कर लोगे। पर ये स्टार्ट अभी से करो जो मैं कह रहा हूं, ठीक है। 796 इज नथिंग बट 800। आपने कितना रुपया उधार लिया, 4 रुपया उधार लिया, अभी बाद में 800 400 12 और 57 रुपये, अरे याद आया 4 रुपया देना था, दे दो, 57 में 4 गया, बचा 53। इसमें आ जाओ, बोलो क्या करेंगे,
देखो बहुत आसान है, आप 972 और 563 सोचोगे ना तो मैथ नहीं बनेगा, मैथ नहीं बनेगा। देखो तुम्हारे पास 9 रुपए थे, 900 रुपए थे, कितने थे, माइनस बने कोई पैसा पाएगा, जैसा बोल रहे हो सोचो, तुम्हारे पास 900, यू हैव 900, आपके पास 900 रुपीज थे, कोई आपसे कितना पाएगा 500, अरे तो 900 में से 500 दे दो ना कितना बचेगा 400, ऐसे बचता 400, 1 10 100 400 बचा। तुम्हारे पास अभी भी कितने रुपए हैं, 72 रुपए, 72 रुपीज है, सामने वाला कितना पाएगा 63 रुपीज पाएगा, तो 72 रुपीज है, 63 पाएगा, दे दे, कितना बचेगा 9 रुपया, तो यहां कितना बचा 0, यानी कि 409 रुपया। मैथ बनाने का तरीका बदल रहा हूं, शुरुआत एडिशन और सब्ट्रैक्शन से ही होती है, ठीक है। मैं इसको स्किप करके आपको सीधे अरिथमेटिक नहीं पढ़ा सकता, जो पढ़ाते होंगे वो अलग बात है, कितना भी अच्छा पढ़ाते होंगे, मेरे को सक्सेस तो इसी से मिला है, तो मैं इसको किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकता, ठीक है। आइए समझ में, अब आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा अलग है, 1348 रुपीज है, अब देना कितना है 897, सामने वाला बोलता है तेरे को तो पैसे मिले हैं, मैं देखा तेरे पास 1348 रुपीज तेरे को मिले, हाँ मेरा पैसा दे, कितना पाता है 897 रुपए है मेरा, 897 तू मांगने आया है, हाँ मैं तेरे को चल 900 देता हूं, ले जा 900, क्योंकि मेरा हिसाब करने में आसान होगा ना, वो पाएगा 897, मैंने बोला 900 ले जा, भाई ऐसे भिखारी कहीं का, ठीक है। तो 1300 में से 900 किसी को दोगे तो कितना बचेगा 400, 400 कितना 48, फिर मुझे याद आया उसको हम 3 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया है, ये झापड़ दे के वापस ले ले, तो 48 तो पहले था ही, 3 रुपया तुमने लिया तो कितना हो गया 51, मेरा आंसर बन गया। मेरा आंसर आना चाहिए, कैसे आएगा वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करोगे आपके लिए कौन सी मेथड सबसे कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है, जो मेथड सबसे कन्वीनियंट होगी वही आप करोगे। तो मैंने क्या किया, मैंने 897 तुम डिवाइड करो, तो हमको बोल दो ना तुम्हारा, हम देखते हैं कितना हिम्मत है, बिना लिखे बना सकते हो, नहीं बनेगा, बिना लिखे नहीं बनेगा, इक्का दुक्का स्टूडेंट होगा कुछ बोल देगा चलो अलग बात है, तो सब तो इक्का दुक्का नहीं है ना, ये तुमको लिखना ही पड़ेगा ना। लेकिन मैं चाह रहा हूं आप पेन पेपर यूज मत करो, मेरे पास 1348 रुपए है, उसको देने हैं 897 रुपए, 897, हम 900 दिए, 900 ले जा, दे दिए 900, तो मेरे पास था 1348, 900 ले गया, 20 वाला ले गया, तो मेरे पास 448 बचा ना। जब पैसे लेके वो जा रहा था तो मैंने देखा मेरा 3 रुपए एक्स्ट्रा उसके पास है, ले लो, तो 48 तो तुम्हारे पास थे, 3 रुपए आ गए 51, 451 रुपए, तो बिना पेन बिना पेपर का बन गया ना। लेकिन तुमको ये करने के लिए बोलेंगे तुमको लिखना ही पड़ेगा, यू हैव नो अदर वे, एटलीस्ट नाउ व्हेन यू आर लिसनिंग टू मी, व्हेन आर स्टडीइंग द बेसिक मैथ्स, नहीं बनेगा बिना लिखे। तो ये मैंने अभी जस्ट एग्जांपल ही दे रहा हूं, अभी बहुत आने वाला है ऐसा चीज, ढेर सारे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर हो गया ये, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दिया है करने के लिए, ठीक है। तो ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ये हम लोग अगले वाले क्लास में करेंगे, ठीक है। इस क्लास में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैंने आपको सिर्फ नॉलेज दे दिया कि इसे कैसे करना है, बाकी एडिशन जो एग्जाम में ऐसा आता है कैसा आता है, ये सब, ये क्वेश्चन होमवर्क भी है, हर एक के साथ होमवर्क है, डेसिमल पार्ट भी है, फ्रैक्शन पार्ट भी है, ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास यहाँ तक रखते हैं, इसकी नोट्स हम दे देंगे और ये वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।